So today's topic is probability, as we were already informed about the topic. तो probability का basic first of all definition समझते हैं कि actually probability होता क्या है. Probability is likelihood of an event occurring. मतलब ये तो इतना बेसिक पता ही होगा. हाँ, जैसे कि 5 बॉल्स है, 5 रेड बॉल्स है और उसमें से बोल रहा है कि 2 चुनने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो दैट विल बी 2/5. वही बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी. वोंट गो इनटू टू डीप बिकॉज प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी इज अ टॉपिक की बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा. हाउ मच एवर क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस, उसमें प्रैक्टिस भी कोई काम नहीं आता है, उसी वक्त क्लिक करने की चीज़ है. हाँ, यस, यू कैन अंडरस्टैंड टाइप्स, सो आई हैव इंक्लूडेड डिफरेंट टाइप्स. Okay, so starting with the first question, understanding the basic. An unbiased die is tossed to find the probability of getting a multiple of 3. Okay, so एक डाई को टॉस कर रहे हैं. What is our sample space? 1 2 3 4 5 6. अब we are getting a multiple of 3. We are getting a multiple of 3. एक 3 में आ रहा है, एक 6 में आ रहा है. इसका मतलब likelihood of the event occurring क्या है? इवेंट अकर का चांसेस 2 है और टोटल क्या है? 6. So this will be 2/6. 1/3 is the required probability. और पूरे में हम लोग यही करते रहेंगे, मतलब जो इवेंट अकरिंग का चांसेस है वो और टोटल निकालेंगे. ये टोटल निकालना ही कई बार कई जगह स्पेशली कार्ड्स वाले क्वेश्चन में एंड बॉल्स वाले क्वेश्चन में कई जगह डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज बहुत सारे कंडीशंस इंक्लूड हो जाते हैं. एल्स ये तो वही रहता है हमेशा नॉर्मली चूज करने वाला. ओके, सो 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर. अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 फेसेस is divisible by 4 or 6. So divisible by 2 dices are thrown combined, it means sample space will be 1 1 1 2 1 3. That would be known, right? वो 36 sample 36 numbers pair of numbers generate करेगा. So writing that sample space is foolishness. हम लोग यहाँ से चलेंगे. Divisible by 4, it means sum should be either 4 8 और 12. 12 का सम तो एक्सीड कर ही नहीं सकता है, 6 ही जाएगा मैक्सिमम. अब डिवाइडेड बाय 6 means it could be 6 and 12 is already included, so no point in including again. और एक इन लोग का एलसीएम कंसिडर करते हैं which is again 12, तो no point in including again. So yes. ओके, सो हम लोग सम 4 देखेंगे तो किस में बनेगा? 1 3 में बनेगा, देन 2 2 में बनेगा, 3 1 में बनेगा, देन यस हम लोग सम 8 देखेंगे तो 2 6 में बनेगा, 3 5 में बनेगा, 4 4 में बनेगा, 5 3 में बनेगा, 6 2 में बनेगा. हम लोग सम 12 देखेंगे सो बस 5 6 और 6 में ही बनेगा क्योंकि 5 के साथ 7 दे रहा है. लीस्ट मतलब ग्रेटेस्ट से भी, मतलब सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर में, तो कोई उसके पीछे देखने का कोई सेंस ही नहीं है, उससे बड़ा ही रिक्वायर्ड रहेगा. ओके, एंड देन 6 का देखेंगे सो 1 and 5, 2 and 4, 3 and 3, 4 and 2, 5 and 1, and that's it. So this is our required events occurring जो इसमें required है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So total 14 है and that is 14/36 क्योंकि 36 ही अपना total sample space का नंबर है. So this will be simple 7/18. Shivalika ji, can you brief me little bit done now only? Acha, you have joined now. Okay, I am giving a brief summary. Okay, so yeah, probability, we are studying probability today. Probability का बेसिक होता है कि likelihood of an event occurring हम लोग निकाल रहे हैं. मतलब कि बेसिक इसमें हम लोग अभी तक जो पढ़ते आए हैं लाइक 6 7 8 के लेवल का मैक्सिमम. इस 5 रेड बॉल्स दिया हुआ है, 2 रेड बॉल्स चुनने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 2/5. और यही मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला है इसमें. मतलब कुछ भी सिचुएशन दिया रहेगा तो हम लोग को इवेंट अकरिंग का चांसेस, मतलब जिसका पूछ रहा है वो, और
टोटल निकालना रहेगा। ओके, सो ये टोटल निकालना ही वेरी करता है, मतलब कहीं वही कार्ड्स के केस में डिफिकल्ट हो जाता है, कंडीशंस वेरी करते हैं, क्योंकि बॉल्स के केस में डिफिकल्ट हो जाता है। बस वही डिफिकल्ट इसमें टोटल निकालना ही अपना चैलेंज है, बाकी सब तो इवेंट अगर तो दिया ही रहता है कंडीशन में। सो फर्स्ट हमने ये किया, अनबायस्ड डाई इज टॉस्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। तो एक ही डाई टॉस कर रहे हैं, तो सैंपल इज प्लेस 1 2 3 4 5 6, मल्टीपल ऑफ 3 क्या है 3 एंड 6, सो देयर वर 2, मतलब इवेंट अकरिंग के चांसेस मल्टीपल ऑफ 3 में क्या है 2, और टोटल केसेस अपने पास क्या है 6, सो 2/6 1/3। सेम मैं अभी सेकंड समझा रही थी कि इट इज मतलब इसमें 2 डाई एक साथ फेंक रहा है, तो 2 डाई का तो वी नो वो 1 1 1 2 1 3 पूरा केसेस बनाएगा, 6 × 6 36 नंबर पे ओके डिविजिबल बाय 4 और 6। तो 4 और 6 से डिविजिबल होने के लिए या तो सम 4 हो या 8 हो या 12 हो। अब 12 से ज़्यादा तो दो डाइस का सम बनेगा नहीं, बिकॉज 6 एंड 6 ही मैक्सिमम है। एंड देन डिवाइडेड बाय 6 होने के लिए भी 6 हो या 12 हो, तो 12 तो एक बार इंक्लूड हो ही गया है, तो दोबारा इंक्लूड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब सम का पेयर्स देख लिया हमने, 1 3 2 2 जो भी है, 4 के लिए देखा, देन 8 के लिए देखा, एंड देन 12 के लिए देखा, एंड देन 6 के लिए देखा, दिस वन फॉर 6, दिस फॉर 12, दिस फॉर 8 एंड दिस फॉर 4। एंड देन तो टोटल केसेस हमारे 14 आए, और मतलब जो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, और टोटल केसेस जो मतलब एज इन गिवन है दो डाइसेस के इसमें, तो दैट इज 36, तो 2 से कट के 7/18। ओके, ओके होप यू गॉट इट राइट। थैंक Okay. In a box, there are 8 red, 7 blue, and 6 green balls. One ball is picked up randomly. What is the probability that it is neither red nor green? अब वो रेड मतलब यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को कि ये कुछ कलर का मिक्स्ड बॉल्स है एक बॉक्स में रखा हुआ, और एक बॉल हम लोग रैंडमली पिक कर रहे हैं। अब हम लोग को प्रोबेबिलिटी का कंडीशन क्या दिया हुआ है कि वो रेड भी नहीं होना चाहिए, ग्रीन भी नहीं होना चाहिए। तो अब रेड भी नहीं है, ग्रीन भी नहीं है, यानी कि क्या पिक करना है, ब्लू। तो लाइक्लीहुड चांसेस क्या है 7, और टोटल क्या है 8 7, और 8 + 7 इज 15, 15 + 6 इज 21। टोटल अपना ये है, तो 1/3 इसका आंसर होगा। दीज आर जस्ट वार्म अप क्वेश्चन, इसमें प्रोबेबिलिटी का मतलब ही समझ रहे हैं हम लोग अभी तक। ओके, सो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब हम लोग एक साथ 3 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं। एक कॉइन में क्या केस रहता है, हेड और टेल। तो अगर वो 3 कॉइन में टॉस कर रहे हैं तो 2⁻3 8 केसेस बनेगा, मतलब सैम्पल केस में टोटल 8 रहेगा अपने पास। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज, ये क्वेश्चन आई हैव पुट बिकॉज कि ये वाला समझ में आए। एटलीस्ट 1 हेड, इसका मतलब 1 हेड हो, 2 हेड हो, 3 हेड हो। एटलीस्ट 1 मतलब कि क्या मिनिमम 1 तो होना चाहिए, उसके ज़्यादा हो सकता है। और 3 कॉइन्स फेंक रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम तो 3 हेड ही जाएगा, उससे ज़्यादा हेड कहाँ आएगा। तो 1 हेड हो, 2 हेड हो या 3 हेड हो, इसका मतलब ये। हेलो, यस। तो कुछ बोल रहा था क्या? नहीं। नहीं, ठीक है। तो एटलीस्ट तो अब या तो 1 हेड हो, 2 हेड हो या तो 3 हेड हो, यानी कि तीनों ही केसेस इंक्लूड हो गया है। इसका मतलब कि इसका आंसर क्या हो सकता है 1 - 0 हेड वाला केस। डिड यू गेट दिस पॉइंट? कई कई जगह ये चीज काम आती है, क्योंकि ये तीनों का जब हम लोग जोड़ के निकाल, यहाँ तो काफी सिंपल है क्योंकि 8 ही सैंपल केसेस हैं अपने पास। दिस इज हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, head tail head, and head tail tail. This is tail head head, tail head tail, tail tail head, टेल टेल टेल। तो यहाँ तो काफ़ी इजी है कि मतलब 1 हेड 2 हेड 3 हेड सभी में है, बस केवल इसी में नहीं है। सो मतलब इसको छोड़ करके बाकी सभी अपना आंसर्स है, और टोटल 8 है, एक को हटा दिए तो 7, तो 7/8 इज आंसर। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, यहाँ तो डायरेक्ट हो रहा है, लेकिन मैं ऐसे आगे के क्वेश्चंस के लिए बता रही हूँ, मतलब कभी देखे तो कि ये वाला चीज़ जब दिख जाता है ना तो ये ज़्यादा इजी है। अब 0 हेड किस में ये पता करना इजी है, अब इसका सैंपल किस छोटा है इसीलिए इसमें ये इतना रेलेवेंट नहीं लग रहा है, बट सैम्पल केस इज ऑलवेज नॉट दिस, यू नो, अ पैक ऑफ कार्ड्स इज 52 कार्ड्स,
अब उसमें एक दो निकलता है तो पता भी नहीं चलता है कि क्या निकल रहा है। सो ये वाला केस वहाँ पे काम आता है। सो इसलिए मैं ये इंट्रोड्यूस की 1 - 0 हेड का केस, तो इसको 1 - 1/7, तो 1/8, टोटल इज 8, राइट। 7/8 आंसर इससे भी वही आएगा। ये क्योंकि ऐसा होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकरिंग इज इक्वल टू 1, दोनों का सम हमेशा 1 होता है। ये तो मतलब पढ़ाई होगा बचपन में, ये वही वाला चीज़ है। ठीक है, ये मैं इंक्लूड कर दी हूँ और मैंने बेसिक से भी बता दिया है कि कैसे है, सो इट्स फाइन। ओके, 3 cards are drawn at random, one after another, from an ordinary pack of cards. Find the probability that they will consist of a king, a queen and an ace. तो अभी हमारे पास ऑर्डिनरी पैक ऑफ कार्ड्स दे दिए हैं, मतलब कि कुछ वी हैवंट अल्टर्ड एनीथिंग। अपॉन एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ कार्ड्स इज 52 कार्ड्स, 2 black sets, 2 red sets, and 26 total and hard diamond spade and whatever we are doing tree and all। तो ऐसे चल रहा है और वही नॉर्मल दिया हुआ है। इसमें ये बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कंसिस्ट ऑफ अ किंग, अ क्वीन एंड एन एस। तो हम लोग 3 कार्ड इसमें से पिक कर रहे हैं और 3 कार्ड में से पहले कार्ड का किंग, दूसरे कार्ड का क्वीन और तीसरे कार्ड का एस होने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो अब पता है कि 52 पैक ऑफ कार्ड्स में से किंग किंग कितना होता है? किंग 4 होता है, किंग इज 4। तो 4 में से एक चुनेंगे, 4C1, तो उसका क्या होगा? 4, राइट। और क्वीन भी हम लोग जब चुन रहे हैं तो क्वीन भी 4 होती है। ओके, सो दैट विल बी अगेन 4C1। ओके, एंड ये एस भी हम लोग चुन रहे हैं तो एस भी 4 होता है, सो दैट इज अगेन 4C1। ओके, सो तीनों केस जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 4 × 4 × 4, सो दैट इज 64। ओके, जब तीनों मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों का केस एंड के साथ जुड़ा हुआ है तो वो तो मल्टीप्लाई ही होगा, 64। ओके, एंड अब 52 के पैक ऑफ कार्ड से 3 कार्ड हम लोग को चुनना है, तो वो क्या हो जाएगा? 52C3, right? This is how PNC enters into probability and makes it easier। अब यही हम लोग probability से करेंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। इट विल बी 1/4 इंटू, देन अगेन एक क्वीन निकल गया, नहीं नहीं समझ में आता है ना यार, इट बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है कि उसमें से किंग ही निकला हो। ओके, सो दिस वन इज इजियर। तो अब 52 में से 3 कार्ड चुनना है, सो दैट विल बी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा 52 फैक्टोरियल। आई होप एवरीबडी इज फेमिलियर विद दिस फॉर्मूला, राइट? Yes. पीएनसी का बेसिक है ना। This is 52 factorial upon this is 3 factorial into 52 minus 3, that is 49 factorial। ओके, तो इसका क्या आएगा? 49, दिस विल बी 50, 51, 52, 52 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। सो ये टोटल कितना आ जाएगा? ये 3 से कटेगा, दिस विल बी 17, ये 2 से कटेगा, दिस विल बी 26। सो 50 इंटू 17 इंटू 26। दिस इज 22100। ओके, दिस इज 22100। तो अब हम लोग
Shivalika, I think you're not audible. Yeah. Hello, Shilvalika. Hello, Shivalika. Uh, I think. Hello. Hello, Shivalika. Shivalika. What can we do? Uh, Ria, can you DM her? Yeah. Hello, Shivalika. Yes, she's not audible. I think she is not able to hear us. Uh, Maybe I can disconnect her, then she can come back, so that will help. Let me disconnect her. Disconnect. टैग भी कर लीजिए। टैग भी कर देता हूँ। दो मिनट रुक जाओ आई गेस। रिया एक बार डीएम और डाल देना प्लीज। हाँ, मैंने डीएम कर दिया है। It was 7 na? Yeah. Okay, So, yeah, okay. you can continue. So I will resume with 7. See, all these are explained. And I have also done with 9. Anyways, okay. If A speaks truth 80% of the times, B speaks truth 60% of the times, what is the probability that they tell truth at the same time? ठीक है, तो ए और बी दो का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कि ए 80% ऑफ द टाइम्स ट्रुथ बोलता है और बी 60% ऑफ द टाइम्स ट्रुथ बोलता है. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल टेल द ट्रुथ एट द सेम टाइम? इसका मतलब ए और बी दोनों ही अभी ट्रुथ बोल रहे हैं, तो ए के ट्रुथ बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5 एंड बी के ट्रुथ बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या है 3/5 एंड दे टेल ट्रुथ एट द सेम टाइम, मतलब कि एंड का ही रिलेशन है दोनों में, सो विल ऑब्वियसली मल्टीप्लाई. So this will be 12/25 and this will give me 0.48. Am I audible? Yeah, Yes. yes, you are. Okay. After the typist writes 12 letters and addresses 12 envelopes, she inserts the letters randomly into the envelopes, one letter per envelope. What is the probability that exactly one letter is inserted in an improper envelope? So consider that we are having like 12 letters. These are like 12 letters whatever. So अब हम लोग के पास हर 12 लेटर के लिए एक करेक्ट एड्रेस वाला इन्वेलप होगा, और यहाँ पे बोल रहा है कि वन लेटर इज इंसर्टेड इन एन इम्प्रॉपर इन्वेलप. ठीक है, अब देखो जैसे कि
जैसे कि इसको ऐसे समझते हैं कि इसका नंबरिंग 1 है, पहले स्मॉल रेंज के नंबर्स में समझ लेते हैं, 4 और 5। अब ऐसा हुआ कि 1 के बजाय मैंने 5 रख दिया, तो अब ऐसा तो नहीं है कि 5 मेरे पास फिर रहेगा, एड्रेस का एनवेलप तो एक ही है ना, तो ऑफकोर्स यहाँ पे 1 रखा जाएगा। तो जब अगर गलती हो रही है ऐसे केस में, तो एक साथ 2 गलती ही होगी, इट कैन नॉट बी कि एक ही गलती हो रही है। सो दिस क्वेश्चन हैज मोर टू डू विथ लॉजिक देन प्रोबेबिलिटी, और ये ऐसे ही टाइम बर्बाद करते हैं ये सब क्वेश्चन देख के। या हाँ, सो यहाँ इस शॉर्ट एग्जाम्पल से समझ गए कि कैसे इट कैन नॉट बी ओनली 1 मिस्टेक, इट हैज़ टू बी 2 मिस्टेक्स इफ अगर लेटर ऐसे इंसर्ट हो रहे हैं। सो आंसर विल बी 0, दिस कंडीशन कैन नेवर बी ट्रू। और प्रोबेबिलिटी क्या होता है, केसेस की मतलब कंडीशंस, जब ये कंडीशन ट्रू हो रहा है अपॉन टोटल, तो ट्रू तो ये कभी हो ही नहीं रहा है, सो 0। एंड व्हाट इज टू डू विद द डिनोमिनेटर इफ न्यूमरेटर इटसेल्फ इज 0। ओके, so for the FIFA World Cup, Paul the Octopus has been, I will get disconnected, I won't even know. हाँ सुनाई दे रहा है। Paul the Octopus has been predicting the winner of each match with amazing success. It is rumored that in a match between two teams, A and B, Paul picks A with the same probability as A's chances of winning. Let's assume such rumors to be true, and that in a match between Ghana and Bolivia, Ghana, the stronger team, has a probability of 2/3 of winning the game. What is the probability that Paul will correctly pick the winner of the Ghana Bolivia game? यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉल दी ऑक्टोपस जो है वो चूज करता है, मतलब प्रोबेबिलिटी लाइक कि ये जीतेगा, ठीक है। तो हमेशा से पॉल वही चूज करता है, मतलब उतना ही प्रोबेबिलिटी चूज करता है जो उसका चांसेस ऑफ विनिंग रहता है रिस्पेक्टिव टीम का, ठीक है। जैसे ए का चांसेस ऑफ विनिंग लाइक 0.2 है, तो वो 0.2 ही चूज करेगा। चांसेस ऑफ पिकिंग इज 0.2 एंड चांसेस ऑफ विनिंग इज 0.2 अगेन। ये सेंटेंस यही डिस्क्राइब कर रहा है, और ये चीज ट्रू है, यहाँ पे बस दिया हुआ है। तो अब घाना द स्ट्रॉन्गर टीम हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/3 ऑफ विनिंग द गेम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पॉल विल करेक्टली पिक द विनर, ठीक है। तो अब घाना को चूज करने का क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, घाना को विन करने का प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो चूज करने का भी प्रोबेबिलिटी विल बी 2/3, बिकॉज सेम ही पिक करता है पॉल दी ऑक्टोपस। अब वो बोलिविया भी चूज कर सकता है, तो बोलिविया के विनिंग का प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो उसकी चूजिंग का प्रोबेबिलिटी भी 1/3 ही होगा। सो दिस इज 4/9 प्लस 1/9 एंड दिस इज 5/9। So just a complicated question boiled down to simple equation. Okay, so probability is all about understanding, मतलब इसमें ट्रिक कहाँ है, तुरंत दिख गया तो बन गया। Okay, my name is Preet, but my son accidentally typed the name by interchanging a pair of letters in my name. What is the probability that despite this change the name remains unchanged? ठीक है। हाँ, एक मदर का नाम प्रीत है एंड हर सन इज अल्टरिंग द लेटर्स, लेकिन फिर भी अल्टर करने के बाद डिस्पाइट इंटरचेंजिंग द लेटर्स उसका नेम नहीं चेंज हुआ है। सो दिस कैन ओनली हैपन इफ द पेयर्स ऑफ लेटर दैट हैव बीन इंटरचेंज्ड आर सेम। सो यहाँ पे सेट ऑफ लेटर जो सेम है अपने पास क्या है, केवल ई है, और रहता तो और केसेस बनते। ई के बाद अगर लेट से आर भी 2 बार रहता, सो 2 हम लोग कहते हैं, यहाँ पे एक ही है जो रिपीट हो रहा है ई, सो वी विल से 1। ओके, तो रिमेन्स अनचेंज्ड तो 1। और टोटल केस क्या है, टोटल केस क्या है, यहाँ 5 है तो 5 में से 2 चुनने का, मतलब इंटरचेंज कर रहे हैं तो 2 तो चुनना ही पड़ेगा ना। सो 5C2 विल बी टोटल लेटर्स इंटरचेंज करने के लिए टोटल केसेस, सो दैट विल बी 1/10। ओके, और यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है, सो इनटू 100 गिविंग मी 10%। Yes. This one. Okay. A drawer holds 4 red hats and 4 blue hats. If 3 hats are randomly chosen, what is the probability of getting exactly 3 red hats?
ठीक है, दिस इज अगेन सिंपल। 3 रेड हैट्स चुनने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 4C3, एग्जैक्टली 3 रेड हैट्स चुन रहे हैं। और टोटल केस क्या हो जाएगा अपने पास, टोटल अपने पास हैट्स 8 हैं और उसमें से हम लोग 3 चुन रहे हैं, सो दैट विल बी 8C3, तो 4C3 इज 4 एंड 8C3 विल बी 8 फैक्टोरियल। boil down to this. This will be 8 factorial by 3 factorial into 5 factorial. Okay, so ये क्या आएगा, 6 7 8 by 1 2 3. This will be 6 into 7 into 8 by 1 into 2 into 3. Okay, so 2 से ये 4 हो जाएगा, 3 से ये 2 हो जाएगा, so 56. So yes, this will be 4 upon 56 giving me 1 upon 14. This one. So I'm done with it. ये प्रोबेबिलिटी में इतना ही बता सकते हैं, दिस इज द जिस्ट ऑफ इट, बाकी तो प्रैक्टिस ही है, मतलब और कितना कॉम्प्लेक्स भी बताने का कोई वो नहीं है, तो समझ में आएगा उस टाइम तो ये होगा। ऑफ कोर्स यू आर ओपन टू टेक्स्ट मी, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु टेक्स्ट मी रिगार्डिंग क्वेश्चंस both coding and this FT, you can text me if you have any problem. And of course this session is up, so ask if you have any queries. I'll be just scrolling this document once. वो ट्रूथ वाला क्वेश्चन एक और बार। This 7 I per have, this one हाँ na? हाँ Okay. Okay. So A speaks truth 80% of the time, B speaks truth 60% of the times. What is the probability that they tell truth at the same time? अब ये बोल रहा है कि A और B दोनों ट्रूथ एक ही टाइम पे बोल रहा है, यानी कि A भी ट्रूथ बोलेगा एंड B भी ट्रूथ बोलेगा। प्रोबेबिलिटी ऐसा ही डिनोट होता है, यू नो राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.2। समझाने के लिए आई हैव रिटन इन कन्वेंशनल वे। सो ए भी ट्रूथ बोलेगा एंड बी भी ट्रूथ बोलेगा, तो ए के ट्रूथ बोलने का चांसेस क्या है, 80%। तो 80% को जब हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे दैट विल बी 80 अपॉन 100, राइट। एंड किस में बदल जाता है, मल्टीप्लाई में। एंड बी स्पीक्स द ट्रूथ 60% ऑफ द टाइम्स, तो बी को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे दैट विल बी 3/5। ओके, सो दैट विल बी, so this will be 4/5 into 3/5. Okay, so this will be 12/25 giving me 0.48. ओके ओके ज़्यादा ही हो गया। Okay, so look, if other questions, anybody has problems, so ask it. Of course we are left with time. Can you please once explain the fifth question? Fifth one. Okay. Okay. 3 cards are drawn at random one after another from an ordinary pack of cards. Find the probability that they will consist of a king, a queen and an ace. Ordinary pack of cards मतलब कि it is having 52 cards, diamond, spade, heart and tree, okay, and 2 blacks, 2 reds, 13, 13, 26 and 26 का सेट है। सब में एक एक एस है, एक एक क्वीन, एक एक किंग एंड वन जोकर इज विथ एवरी सेट। ओके, सो दैट इज ऑर्डिनरी पैक ऑफ कार्ड्स। अब उसमें से बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल दैट 3 कार्ड जब उठा रहे हैं, सो इट शुड कंसिस्ट ऑफ अ किंग, अ क्वीन एंड एन एस। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज another case if I include, anyways, so let's follow this same one. So king को चूज करने का probability will be 4C1, क्वीन को चूज करने का प्रोबेबिलिटी विल बी 4C1 अगेन, क्योंकि क्वीन 4 होती है, अब उसमें से हमको एक चुनना है, तो 4C1 अगेन। एस भी अपने पास 4 होता है, टोटल 52 के इसमें, यू नीड टू रिमेंबर दिस कार्ड्स।
प्रोबेबिलिटी के लिए तो बहुत ज़रूरी है। ओके 4C1 होता है, सो दिस इज 4। और अब तीनों ही उठा रहे हैं, देर इज नॉट लाइक आइदर ये उठाओ इधर ये उठाओ और ये उठाओ, दैट इज तीनों ही उठा रहे हैं यानी कि एंड में है। तो अपना लाइकलीहुड क्या हो गया 4 × 4 × 4 दैट इज 64। और अब टोटल का केस निकाल रहे हैं, व्हाट इज टोटल केस। तो 52 में से 3 कार्ड्स हम लोग चुन रहे हैं, सो 52C3 एंड दिस इज नॉर्मल PNC का फॉर्मूला जो लगा है 52 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 52 माइनस 3 factorial. So this will boil down to 50 into 51 into 52 upon 3 factorial is 1 into 2 into 3. So this will be giving me 22100. और तो probability निकलेगा, so likelihood वाला केस upon total का केस that will be 64 by 22100 and then this. Okay. So this will give me option 1. Yeah. तुमको इतना जगह लग रहा है तो आपको बैठे ना Okay. Okay, so anyone having What any is- doubt? Okay. Stop sharing the screen. I think everyone is clear. Okay. We may end this session here. Thanks. So yes, thank you everybody. Okay, Shivani, you can go. So we'll begin with very basic formulas. You would have read in junior classes as well, 6, 7, 8. This is very basic. Distance is equal to speed into time. And converting kilometer per hour to meter per second, these two are something which you have to keep in handy. मतलब कि कहीं पे भी दिमाग से स्लिप कर गया, लाइक कहीं पे सम डेटा लाइक among 3 data 2 data will be given in kilometer per hour and 1 data will be given in meter per second. अब तुम सबको किलोमीटर पर आवर में सॉल्व करके आंसर निकालोगे एंड डेफिनेटली एक आंसर उसमें से रहेगा लाइक वन ऑफ दी ऑप्शंस और टिक कर दोगे, बट थिंग्स विल गो वेयर इन दैट वे. सो ये दोनों तो काफ़ी हैंडी रखना. अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है एंड मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है. That's why I have included these things even though they were basic. Okay, relative speed बेसिकली यही पूछा जाता है बिकॉज ये तो काफ़ी बेसिक जाता है, ये तो कहीं मतलब यूज़ होता है, इसमें यूज़ होता है. सो बेसिकली पूछा तो यही जाता है. ओके, सो सेम डायरेक्शन में अगर रिलेटिव स्पीड तो निकाला तभी जाता है जब दो चीज़ें चल रही हों, मतलब किसी दो के रेस्पेक्ट में हम लोग कुछ बोल रहे हैं. तो रिलेटिव स्पीड अगर दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो स्पीड तब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे. दिस ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड. और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड हम लोग ऐड करेंगे. यह ट्रेन के रिस्पेक्ट में हम लोग देखे होंगे, मतलब दोनों ही ट्रेन चल रही होती है तो एक्स्ट्रा ही स्पीड में फील होता है कि गुजर गया वो, लेकिन वो उसलिए वैसा नहीं होता है, वो दोनों ट्रेन का स्पीड ऐड हो जाता है. वो भी उतनी ही स्पीड में चल रही होती है जैसा अपना ट्रेन चल रहा होता है, लेकिन स्पीड के ऐड होने के वजह से ये मतलब बहुत स्पीड में लगता है. और वही सेम डायरेक्शन में स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है तो स्लो लगता है. एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज एडेड इरेस्पेक्टिव ऑफ सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन. सो जस्ट कीप दिस थिंग्स इन माइंड and then we'll proceed with the questions because math is all about questions. So we'll okay. Everybody got these points right? Hello. Yeah, it's clear. Okay, fine. Okay, so a truck covers a distance of 640 kilometer in 10 hours. Car covers the same distance in 8 hours. What is the respective ratio between the speed of truck and car? This question I have included for basic formula. मतलब एप्लीकेशन देख लो एक बार. सो इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग को पहले ट्रक का स्पीड निकालना है, फिर कार का स्पीड निकालना है, एंड देन हम लोग को दोनों के स्पीड का रेशियो बताना है एंड दैट विल बी दी आंसर. द जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन. सो हम लोग बस स्पीड ऑफ ट्रक निकालेंगे. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, सो दैट विल बी 64 किलोमीटर पर आवर. ओके, देन स्पीड ऑफ
will be distance upon time again. So distance is this and time is this. So this will be 80 kmph, 80 kilometer per hour. And then we will find the ratio between the speed of truck and car. It is 64 upon 80, that is 4:5 by 16. Options are wrong perhaps. Or I might have not included the option. फिफ्थ ऑप्शन में होगा ज़रूर. ये तो बहुत बत्ता जैसा है. क्या ही होगा. 640 बाई 10 64, 640 बाई 8 80. गलत है, ऑप्शन गलत है. जो भी हो, आई माइट हैव नॉट इंक्लूडेड. सो 4:5. इसके तो ऑप्शंस भी नहीं है. ओफ. साथ में पूरा क्वेश्चन रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा. ओके. द एवरेज स्पीड ऑफ अ बस फ्रॉम कोयम्बेडू टू सलेम. ये यही करता है मतलब बेसिकली. तो कि कंफ्यूजन करने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन देख के लोग छोड़ देंगे, बट वंस यू गेट कि इसमें क्या लगेगा इजी है, बट यही आता है टाइम स्पीड डिस्टेंस से. इतने ही लंबे लंबे आते हैं बट क्वेश्चन आसान होता है. द एवरेज स्पीड ऑफ अ बस फ्रॉम कोयम्बेडू, लेट्स take it as A to B. A to B is 57 km per hour. The bus is scheduled to leave Coimbatore bus station at 10 p.m. and reach Salem at 4:35 a.m. on the next day. The distance between Salem and Coimbatore bus station is 342 kilometer distance. On the way in between Coimbatore and Salem, a halt is scheduled compulsorily. Find out the duration of this halt schedule. सो यहाँ पे हमको एवरेज स्पीड दिया हुआ है बस का कोयम्बटूर से सलेम के लिए. कोयम्बटूर से सलेम का डिस्टेंस दिया हुआ है और जो एक्चुअल टाइम लगा मतलब बस को कोयम्बटूर से सलेम जाने के लिए वो ये लगा. ठीक है. सो अपने पास डिस्टेंस दिया हुआ है आइडियली, जो मतलब डिस्टेंस है, और आइडियली उसका स्पीड भी दिया हुआ है, यानी कि उसको कितना टाइम लगना चाहिए था. Take it as Coimbatore and Salem. So that is 342 upon 57 is equal to 6 hours. 6 hours लगना चाहिए था, लेकिन उसको कितना लग रहा है 10 PM से 4:35 तक उसको लग रहा है. So time bus actually takes is 6 hours 35 minutes. Okay, so it takes 35 minutes extra and that is the answer. Simple. वही halt है उसका. Okay. Every day a cyclist meets a train at particular crossing. The road is straight before the crossing and both are traveling in the same direction. The cyclist travels with a speed of 10 km per hour. One day the cyclist comes late by 25 minutes and meet the train 5 km before the crossing. What is the speed of the train? ठीक है. यहाँ पे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या दिया हुआ है. हर दिन एक साइकिलिस्ट ट्रेन को मीट करता है क्रॉसिंग में. ठीक है. द रोड इज स्ट्रेट बिफोर द क्रॉसिंग, मतलब उस क्रॉसिंग के पहले रोड स्ट्रेट है और दोनों सेम ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं. साइकिलिस्ट ट्रेवल्स, यहाँ पे साइकिलिस्ट का स्पीड दिया हुआ है और एक दिन लिखा हुआ है कि वन डे साइकिलिस्ट कम्स लेट बाय 25 मिनट. वो 25 मिनट लेट आता है एंड मीट ट्रेन 5 किलोमीटर बिफोर द क्रॉसिंग, मतलब क्रॉसिंग से 5 किलोमीटर पहले ही मिल जाता है. ऐसे हर दिन 5 किलोमीटर बाद मिलता था. ओके. सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये पूछ रहा है. इसको एकदम कॉमन से लेके चलते हैं कि अगर साइकिलिस्ट का स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, तो उसको 5 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 30 minutes.
और अब ये बोल रहा है कि वन डे द साइक्लिस्ट कम्स लेट बाई 25 मिनट, यानी कि इसके बीच में जो टाइम डिफरेंस रहा होगा उसी टाइम डिफरेंस में ट्रेन जो है 5 किलोमीटर कवर किया होगा, तभी तो उसको पहले मिल गया, 5 किलोमीटर पहले मिल गया ट्रेन। तो एक्चुअली क्या हुआ कि ट्रेन कवर्स किलोमीटर इन 5 मिनट्स, इज 30 माइनस 25। तो अब ये तो दे रहा है, ट्रेन का स्पीड ही दे रहा है, डिस्टेंस है और ये टाइम है। तो 5 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, इट्स बेटर टू डू इट इन किलोमीटर पर आवर। ओके, so that is 5 upon 5 by 60. By 60, either ways it will come 60 kmph and that will be speed of the train. This one got all these questions पढ़ने में बस बड़े हैं बट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहा है सब में। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस यही है। ओके, two trains from point A and B moving in opposite direction start at the same time at the point they meet. The second train travels 120 km more than the first. The speeds are 50 km per hour and 60 km per hour respectively. Find the distance between A and B. मतलब कि ये बोल रहा है कि दो ट्रेन हैं और पॉइंट ए और बी से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेम ही टाइम पे चल रहे हैं। और अब ये बोल रहा है कि सेकेंड ट्रेन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर मोर देन द फर्स्ट ट्रेन, द स्पीड्स आर इतना एंड इतना। और मतलब उन लोग मिलते हैं, इट मीन्स अगर कुछ मिल रहा है तो टाइम तो दोनों साइड सेम ही होगा, तो हम लोग बस टाइम इक्वेट कर देते हैं। यहाँ पे मेन वही है कि डिस्टेंस इसलिए ही दिया हुआ है कि 120 किलोमीटर मोर दूसरे वाले का। प्लस 120 दूसरे को इतना ज़्यादा लग रहा है, मतलब 120 किलोमीटर वो उतना ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है और स्पीड उसका 60 है और टाइम तो दोनों साइड सेम ही रहेगा। टाइम मैंने इक्वेट कर दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो 6d इज इक्वल टू 5d। Somebody's voice is coming. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी का डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा बोले थे ऐड होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस विल बी 2d प्लस 120, दैट विल बी 1320 किलोमीटर। डी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर रहा है एक तरीके से, नॉट फुल्ली बट अ पार्ट में भी। Train B speeding with 120 km per hour crosses another train C running in the same direction in 2 minutes. The length of the trains B and C be 100 and 200 meter respectively. What is the speed in kilometer per hour of the train C? Okay. It is telling कि एक ट्रेन B है और वो 120 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है एंड इट क्रॉसेज अनदर ट्रेन सी इन द सेम डायरेक्शन। मतलब कि दो ट्रेन हैं बी और सी, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और क्रॉस करने में 2 मिनट लगता है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आएगा ऑफ कोर्स। सो और सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड सबट्रैक्ट हो जाएगा, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। सो इफ द लेंथ ऑफ बी एंड सी इज 100 and 200 मीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन सी? ऐड होता है तो ऐड कर देते हैं, दैट इज 300। ये 300 मीटर, दिस इज लास्ट में कन्वर्जन में काम आएगा। वसंत भैया
So same direction. Go ahead, Shiva. whatever. तो डिस्टेंस तो ऐड ही हो गया 300 किलोमीटर एंड स्पीड है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा तो 120 माइनस एक्स आई एम टेकिंग और टाइम इज 2/60 क्योंकि आवर में ले रहे हैं, ठीक है। और उसको भी वी विल कन्वर्ट एनीवेज और वी कैन डायरेक्टली डू इट इन मीटर पर सेकेंड, दैट माइट बी हेल्पफुल बट ये कटेगा नहीं अभी 5/18 से, इसीलिए मैंने कुछ उसको किया नहीं, लास्ट में ही कर देंगे। माइनस एक्स इक्वल टू 1/30। Anyways, okay. So we ये directly इक्वेशन को एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ यही तो मैं वो समझा रही थी अभी कि एक ट्रेन बी दिया हुआ है और वो 120 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है और इट क्रॉसेस अनदर ट्रेन सी सेम डायरेक्शन में 2 मिनट में, ठीक है। यानी कि ट्रेन बी का स्पीड दिया हुआ है और वो ट्रेन सी को क्रॉस करता है जो कि सेम डायरेक्शन में चल रहा है 2 मिनट में। सेम डायरेक्शन में यानी कि स्पीड क्या होगा, सब्ट्रैक्ट रिलेटिव स्पीड निकलता है ना। सो 120 माइनस एक्स मैंने लिख दिया ट्रेन सी का स्पीड एक्स मान के एंड डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस हर केस में ऐड ही होता है। सो ऐड कर दिए हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन बी एंड सी इज 100 एंड 200 मीटर रेस्पेक्टिवली, सो इसको 300 कर दिए हैं एंड टाइम इज इट्स टेकिंग 2 मिनट्स, सो दैट इज आवर में करने के लिए इसको बाई 60 कर दिए हैं। सो दिस इज हाउ आई गॉट दिस, ओके ओके दिस इज मीटर, रिमेंबर इसको बाई 1000 करके बाद में गायब करना है, ओके। इक्वल टू 30, अब इट विल बी 300 by 1000, 120 minus x is equal to 30 into 3 by 10, 30 into 9, 270. Yeah, or I should direct do it यार, 900 by 1000 ठीक ही है ना। हाँ 0.9 भी कोई, बट 900 तो नहीं आएगा, 9000 by 1000 आएगा, 9 आएगा केवल। सो x विल बी 111 और हमने बीच में सारे कन्वर्जन कर दिए, मतलब इसको 300 by 1000 कर दिया एंड सो इट विल कम इन kmph, सो आंसर विल बी दिस। गॉट इट? यस Okay. A 280 meters long train crosses a platform thrice its length in 6 minutes 40 seconds. What is the speed of the train? ये बस यही बताने के लिए कि प्लेटफॉर्म वगैरह जैसी चीज़ें भी आती हैं तो दोनों का डिस्टेंस ऐड हो जाता है, मतलब ट्रेन का जो लेंथ है वो और जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है वो दोनों ऐड हो जाएगा एंड बाकी स्पीड और ये सब तो है ही फिर डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में। दैट विल बी 280 प्लस ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म थ्राइस इट्स लेंथ, ओके यानी कि प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या हो जाएगा, दिस इंटू 2, यानी कि दिस कंप्लीट इज 280 इंटू 4। हाँ और बाई जो स्पीड ऑफ ट्रेन होगा, लेट्स से इट एज फॉर नाउ एंड दिस होल इज इन meter per meters and this also I'll convert in seconds, so that will be more convenient. 360 and 40, 400, okay. So as अभी डायरेक्ट आएगा 400 as
2.8. This will be 2.8 मीटर पर सेकेंड. टेक केयर ऑफ द यूनिट्स अगेन. मीटर्स ही था और इधर भी मैंने इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया, तो इसीलिए डायरेक्ट 2.8 आ गया. अर्लियर ऑल्सो हैड डन द सेम. यूनिट कन्वर्जन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं रहता है. A man traveled a certain distance at a rate of 15 miles an hour and came back at the rate of 10 miles an hour. What is his average speed? कन्वेंशनली एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रहता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बट अभी यहाँ पे मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम करने जाएंगे दैट विल बी ऑल, क्योंकि डिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ नहीं है, उसको मान के चलना पड़ेगा. एंड टाइम भी नहीं दिया हुआ है, वो भी मान के चलना पड़ेगा. दैट विल मेक इट कॉम्प्लेक्स. सो एवरेज स्पीड का सिंपल फॉर्मूला इसके ऊपर कभी आएगा भी नहीं. यही फॉर्मूला 3 के लिए भी एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब लाइक 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे. सो उतना कभी पूछेगा नहीं. एक्स वाई इज स्पीड. रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये बहुत जल्दी इससे सॉल्व हो जाएगा. एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई प्रोवाइडेड डिस्टेंस दोनों का सेम है. ऐसे दिया हुआ है कि एक मैन ट्रैवल कर रहा है 10 किलोमीटर इतने टाइम में, दूसरा मैन ट्रैवल कर रहा है 30 किलोमीटर, तो उस केस में ये वर्क नहीं करेगा. डिस्टेंस शुड बी सेम एंड देन दिस फॉर्मूला विल वर्क. सो सिंपली इसमें डाल देंगे तो दैट विल बी 2 इंटू 15 इंटू 10 upon 15 plus 10 will be giving me 5, 3, 2, 12. This is again you need to understand कि इसको कैसे करते हैं, बिकॉज ऐसे पूछ लेता है ये क्वेश्चन, तो ऐसे एक ही आता है, ये तो एक ही उड़ाने के लिए काफ़ी रहता है. ये समझ में नहीं आया तो जिसको आता है बनता है, नहीं आता है तो नहीं बनता है. अचानक से कैसे ही समझ में आ जाएगा ऐसे भी. सो अ पिग टेक्स 4 लीप्स फॉर एवरी 5 लीप्स ऑफ अ गोट, बट 3 लीप्स ऑफ अ पिग आर इक्वल टू 4 लीप्स ऑफ अ गोट. कंपेयर देयर स्पीड. ओके, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है विच विल बी यूजफुल. 3 लीप्स ऑफ अ पिग आर इक्वल टू 4 लीप्स ऑफ अ गोट. यही यूज़ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड उस पे बेस्ड फिर हम लोग ये करेंगे. पिग टेक्स 4 लीप्स फॉर एवरी 5 लीप्स ऑफ गोट. ठीक है. सो 3 लीप्स ऑफ पिग इज इक्वल टू 4 लीप्स ऑफ गोट. ठीक है. सो 1 लीप ऑफ पिग विल बी इक्वल टू 4 by 3 लीप ऑफ गोट. और अब ये बोल रहा है कि अ पिग टेक्स 4 लीप्स फॉर एवरी 5 लीप्स ऑफ गोट. तो किसी को भी कन्वर्ट कर सकते थे एक्चुअली तो, बट द कंपेयर देयर स्पीड में पिग इज टू गोट का निकालेंगे तो इससे डायरेक्ट ही आ जाएगा. बेटर है कि पिग गोट शुरू से ही चले तो वही बेटर रहेगा, नहीं तो फिर गोट पिग करेंगे लास्ट में, वो ऑप्शन तो रहेगा ही, टिक कर देंगे और गड़बड़ हो जाएगा. Anyway, so it takes 4 leaps. So 4 leaps of pig will be equal to 16 by 3. 16 by 3 leaps of goat. Right. और इसी टाइम पे गोट कितना चली है? 5 लीप्स चली है, तो बस इसी का तो रेश निकालना है. So that will be 16 by 3. by 3 upon 5. और जब ये निकलेगा so it will come 16 is to 15, giving us option 1. Anyways, you will look this document तो ध्यान रह ही जाएगा. राजधानी एक्सप्रेस travels at an average speed of 100 km per hour, stopping for 3 minutes every 75 km. How long did it take to reach its destination 600 km from the starting point? इसमें एक पहले तो क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं क्या है. इसमें राजधानी ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि उसको 600 किलोमीटर चलना है और उस 600 किलोमीटर में हर 75 किलोमीटर के बाद वो 3 मिनट के लिए रुकती है. ठीक है. सो पहले तो ये समझना है कि वो कितना बार रुकेगी, तो उसी से हम कितना बार रुकेगी इससे हमको पता चलेगा कि कितना टाइम रुकी है, तो ही फिर हम हाउ लॉन्ग करके उसको, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस तो ये वाला टाइम तो डायरेक्ट ही आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके. उसके बाद ये रुकने में जो टाइम दे रही है वो निकालना मेन है, वही हमें ऐड करना है.
कि ये तो 6 आवर दिख ही रहा है, उसके बाद का चीज इज व्हाट यू हैव टू टेक आउट। इसमें स्टॉपेज का मेन यही रहता है कि पता रहना चाहिए, जैसे कि 5 किलोमीटर है, ठीक है, और बोल रहा है कि हम हर 1 किलोमीटर के बाद रुक रहे हैं, तो उसमें 4 स्टॉप रहेगा। ये थ्योरी है बस इस चीज का। every 1 kilometer, after every 1 kilometer we stop. So breaks will be 4। तो यही थ्योरी इसमें भी है। अब 600 किलोमीटर है और 75 किलोमीटर हर 75 किलोमीटर के बाद रुक रहा है, तो 600/75 ये कितना आएगा? 15 5 15 4 8। तो 8 नहीं होगा, दैट विल बी 8 - 1 इक्वल टू 7 ब्रेक्स। और एक ब्रेक में उसको 3 मिनट्स लग रहा है। यही वाला थ्योरी कई बार मिस हो जाता है, और ये हमेशा ही आता है। ये तो बेल वाले में भी होता है। बेल वाले में हालांकि हम लोग ऐड कर दें एक बार फर्स्ट टॉल का, इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं व्हाट्सोएवर। तो एक ब्रेक के लिए उसको 3 मिनट लग रहा है, तो 7 ब्रेक के लिए उसको 21 मिनट्स लगेगा, और इनिशियली उसको 6 आवर लग रहा है, सो टोटल विल बी 6 hours 21 minutes, giving us option number 1. This is a very basic application. Sound is said to travel in air at about 1100 feet per second. A man hears the axe striking the tree 11/5 seconds after he sees it strike the tree. How far is the man from the wood chopper? डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, 1100 फीट पर सेकेंड से साउंड ट्रैवल करती है, स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ये निकल जाएगा डिस्टेंस। देयर वाज नथिंग इन दिस, लेकिन ये क्यों डाले हैं, आई विल टेल। 11/5, दिस विल बी गिविंग मी perhaps 2420 210 एक बचा 02.2 2420 में बी। ये इसीलिए क्योंकि साउंड का ये ऐसे डायरेक्ट नहीं आता है, साउंड इको करता है, वो वाला एप्लीकेशन इसमें यूज़ होता है, क्योंकि इको में ना डबल हो जाता है। यहाँ पे तो ये 2420 ही है, लेकिन साउंड सिर्फ एक बार नहीं आता है, बहुत ज़्यादा दूर रहता है ना, तो साउंड 2 बार आता है। तो जब ऐसा इको या कुछ गूंज रहा है, ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन रहेगा ना, तो ये जो रहेगा दिस विल बी डबल। यहाँ पे तो ये डायरेक्ट ही है, बिकॉज ऐसा कुछ कीवर्ड दिया हुआ नहीं है, बट वो लगता है, तो लोग ये टिक करके आते हैं, बट आंसर इसका डबल रहता है। इस चीज़ से वो याद रखना है। सो 2 cars are 15 kilometer apart. One is moving at a speed of 50 km per hour and the other at 40 km per hour in the same direction. How much time will it take for the 2 cars to meet? ये तो बेसिक ही है रिलेटिव स्पीड वाला। डिस्टेंस दिया हुआ है और दोनों सेम ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, स्पीड भी दिया हुआ है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, सो स्पीड क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 15/10, that is 3/2 hours. A car travels a certain distance taking 7 hours in forward journey. During the return journey, the speed is decreased by 12 km per hour and the car takes 5 hours to reach the destination. What is the distance traveled in one way? मतलब कि ये फॉरवर्ड जर्नी में कितना डिस्टेंस लगा या एक बार में कितना डिस्टेंस लगता है वो पूछ रहा है, दोनों बार का नहीं पूछ रहा है। ओके, सो वो ये बोल रहा है कि फॉरवर्ड जर्नी में जाने में उसको 7 घंटा लगा, और रिटर्न जर्नी में जो उसका स्पीड था 12 किलोमीटर पर आवर से बढ़ गया, और उसको रिटर्न जर्नी में केवल 5 आवर्स ही लगा वापस आने में। तो अब ये डिस्टेंस पूछ रहा है वन वे का, तो डिस्टेंस डी मान लेते हैं, तो d/7 करके उसको कुछ स्पीड होगा, क्योंकि डिस्टेंस दी है और टाइम उसको लग रहा है 7 आवर्स। सो इनिशियल स्पीड दिस विल बी दिस, राइट। और अब ये बोल रहा है कि स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो so new speed will be d/7 plus
12 और अब ये बोल रहा है कि उसको 5 आवर्स लग रहा है, तो डिस्टेंस तो अभी भी वही है ना, मतलब जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ लौट भी रहे हैं तो 2 ही किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा ना. सो इट विल बी अगेन डी अपॉन this will be distance upon d by 7 plus 12. और ये इसको टाइम लग रहा है 5 आवर्स. अगेन सारा यूनिट्स ठीक है. we'll check once and then we'll proceed. So d will be equal to 5d by 7 plus 60. So this will be 2d by 7 equal to 60. So d will be 10. That will be answer. Speed, time and distance में ज़्यादा कुछ है नहीं. I think this is probably the easiest topic अभी तक का जो कवर हुआ है, बिकॉज इसमें है ही नहीं, बस 3-4 ही कॉन्सेप्ट है और उसमें ही सब रिवॉल्व करता है. बस कहीं कहीं पे की पकड़ना है, जैसे वो ट्रेन वाले में कहीं कहीं पे यूनिट्स वाला में बस उसी की से हो जाता है. समझ में आ गया एक बार में तो ठीक ही है. ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 100 meters long in 60 seconds at a speed of 45 km per hour. The time taken by the train to cross an electric pole is. ये वाला क्वेश्चन मैंने डिफरेंस समझाने के लिए डाला है. इलेक्ट्रिक पोल है या मैन है या कुछ, मतलब ट्रेन से नेग्लिजिबल विड्थ का कोई चीज़ है ना, तो उसका लेंथ 0. उसके लिए हमको लेंथ जोड़ने का ज़रूरत नहीं है. लेकिन ट्रेन है, साथ में कोई प्लेटफॉर्म है या साथ में कुछ और बड़ा जैसा चीज़ का कंपैरिजन कर रहा है, तो उसका लेंथ जुटता है. ब्रिज बोल दिया तो उसका जुड़ेगा, ट्रैक बोल दिया तो उसका जुड़ेगा. एनीवेज ठीक है. सो ट्रेन का लेंथ यहाँ पे नहीं दिया हुआ है और प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया हुआ है 100 मीटर्स, और बोल रहा है कि उस 100 मीटर्स लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 60 सेकेंड्स लग रहा है और उसका स्पीड दिया हुआ है. ओके. सो ट्रेन का लेंथ हम d मान लेते हैं, प्लेटफॉर्म का लेंथ 100 है और स्पीड दिया हुआ है 45. दिस इज मीटर. अगेन वी हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि इसको अब मैं 5/18 करूँगी तो कहीं से कट नहीं रहा है. जो फ्रैक्शन आता है तो आई फील दैट इज़ यूजलेस. ओके. हाँ. सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड और ये टाइम. दिस इज 45 किलोमीटर पर आवर. दिस इज मीटर, जिसको आवर भी कर देते हैं. दिस इज मिनट अगेन, राइट. 60 सेकेंड्स कर ही दे क्या, और इस लीव इट for seconds. आंसर भी तो सेकंड में ही चाहिए. ठीक ही है, फिर सेकंड में चाहिए तो कन्वर्ट ही कर देते हैं. 45 kmph को 45 इंटू 5/18 करेंगे. सो दिस विल बी 9 2 जा 9 5 जा 525/2 12.5. इंग्लिश राइट है 25/2 मीटर पर सेकेंड. तो अब ये d प्लस हो गया. ऑप्शंस उड़ गए. Someone is altering the शेयरिंग मोड में किया हुआ है क्या? अंडर ऑप्शन है तो यूज कर लीजिए Ctrl+Z. शेयरिंग में किया हुआ है. someone is altering the file. See, whole file has been altered. idiotic.
किससे ही शेयर होगा और एडिटेड पीवल प्रोग्राम। पहले तो इसको शेयरिंग से हटाना पड़ेगा। मैं जूम भी कर दूंगी तो कोई फायदा नहीं है। वट एवर, आई थिंक वी आर क्लियर विद द। नहीं होगा, समवन हैज एडिटेड इट। मेरे को नहीं, पहले शांति से बैठ के उसका हटाना पड़ेगा। वी आर डन विथ मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट एनीवेज। मैं ऐसे ही बता देती हूँ। सो जो भी हो वो ट्रेन का लेंथ कुछ डी रहता। कंप्लीटली रबिश यार, completely rubbish. I don't know what is happening. See, what is this? I'm closing. रीओपन कर लीजिए। Anyways, I think you are clear with the concepts, right? वही लगेगा। Some idiots people are there, shit in their minds. Anyways, तो जो भी है अभी रिलेटिव स्पीड का बस कॉन्सेप्ट याद रखना। आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट। आई हैवंट saved the changes anyway. Okay. Sorry we'll- for the inconvenience. No, it's okay. So we हाँ, end ऐसे this भी एक ही session क्वेश्चन here. था। No, हाँ, it's okay. राइट। So we'll end this session here. Vasan ji, Okay. आप Thank you, can stop the everybody. recording. Thank you.